वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम अक्टूबर मंथ का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। इफ़ एन आइडियल सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 2 मोल्स ऑफ बेंजीन, मतलब कि आपको बेंजीन के मोल गिवन है 2 मोल, और उसका इनिशियली मतलब पी नॉट भी गिवन है 266 mm Hg। अनदर लिक्विड है, मतलब दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब वोलेटाइल लिक्विड के जो प्रेशर होगा, मतलब फर्स्ट राउंड लो का अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला मिलेगी। तो मोल है 3 मोल और इसका प्रेशर है 236 mm Hg। अब आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब उसका फॉर्मूला आएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो अभी आपको एक्स से फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन आप कैसे फाइंड करोगे? तो जिसके मोल आपको फाइंड मतलब मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, के मोल ऊपर और डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब कि एन ए प्लस एन बी 2/2 + 3, मतलब कि 2/5। आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट आप फ्रैक्शनल में वैल्यू रखोगे तो आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, मतलब कि 3/2 + 3, तो कि 3/5 होगा। अब हम इस फॉर्मूला में ये सब वैल्यू पुट करेंगे, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट ए की वैल्यू आपके पास थी 266 और एक्स ए की वैल्यू है आपके पास 2/5। पी नॉट बी की वैल्यू आपके पास है 236 एंड एक्स बी की वैल्यू है 3/5। ठीक है, तो अब आप 266 से इसको डिवाइड करो, तो 5 5 ज़ा 25, 1 6 5 3 ज़ा 15, 1 बचा 53.2 हुआ। इधर करेंगे हम 5 4 ज़ा होगा और 20 36 बचा, बाद में 5 7 ज़ा और 10 बचेगा, तो 5। तो 53.2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 करना है आपको, और 47.2 इंटू 3 करना है। तो 2 इंटू 2 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 इंटू 3 7 ज़ा 21, तो ये 1 और 2 कैरी हो जाएगा 4 पे, तो 3 4 ज़ा 12 और 2 14। अब इन दोनों को प्लस कर लो, तो 41 6, मतलब आंसर हुआ 240,640.1 कैरी आउट। तो 62I8 4 और 112, मतलब आपके पास आंसर आ गया 248 mmHg, मतलब आपका आंसर होगा बॉम्बे। पता चला हमने क्या किया, फर्स्ट राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला फाइंड किया, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड थे, इसकी वजह से मतलब कि पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हमारे पास मोल गिवन थे, मान लो कि आपके पास मोल गिवन ना हो और आपको कुछ वैल्यू ग्राम में दी हो, मतलब वेट दिया हो, तो आपको उसको मोल में कन्वर्ट करके फिर बाद में मोल फ्रैक्शन फाइंड करना, मतलब पहले मोल फाइंड करोगे बाद में उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ी जगह कर देते हैं, ये सॉल्यूशन आपको लिखना है तो पॉज करके वीडियो को पीछे करके लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट वन। इतनी जगह हमारे, जो भी आप कैलकुलेशन करो बिना कैलकुलेटर के, कि आपको निट में भी काम आएगी और इधर भी काम आएगी। ठीक है, 47 मतलब पी नॉट ए गिवन है आपके पास, पी नॉट ए इज इक्वल टू 360 mmHg एंड पी नॉट बी आपके पास गिवन है 320 mmHg, और आपको इधर पी टोटल भी गिवन है 340 mmHg। ओके, और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड करना है। तो हमारे पास
मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और हमको एक्स बी फाइंड करना है, तो क्या हम ये कर सकते हैं 1 माइनस एक्स से, जो हमने इधर वैल्यू पुट की थी, मतलब कि पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हमारे पास जो भी वैल्यू आए वो हम एक्स बी में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं, या फिर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। हमको जो फाइंड करना है वो रखो इक्वेशन में, वही बचना चाहिए हमारे पास। तो मान लो कि हमारे पास पी टोटल है, ओके, पी नॉट है, ओके, एक्स ए की वैल्यू क्या आएगी, मतलब 1 माइनस एक्स बी रखे, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हमारे पास पी टोटल है 340, ठीक है, इज इक्वल टू पी नॉट ए हमारे पास है 360। 1 माइनस एक्स भी आपको बोला है, तो वो तो हमको फाइंड करना है जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। पी नॉट बी 320 और एक्स बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हो गया 340, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 360 वन जा 360 और 360 एक्स बी प्लस 320 एक्स बी, ओके। अभी 360 को इस साइड ला दो, मतलब माइनस 360 हो जाएगा, ओके। और माइनस 360 एक्स बी प्लस 320 एक्स बी, मतलब क्या हो जाएगा 40 एक्स बी होगा, ओके। इधर से क्या हो जाएगा 340 माइनस 360 करोगे तो माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 40 एक्स बी। दोनों साइड माइनस माइनस कट हो जाएगा, मतलब प्लस कर दो, और 20 डिवाइडेड बाई 40 करो इज इक्वल टू एक्स बी, 0 0 कट 1/2। आंसर क्या है हमारा, एक्स बी का फाइंड करने का बोला है, तो मतलब 1/2 आएगा, 0.5। वो भी सामने की साइड 1 माइनस 0.5 करोगे तो वो भी सेम ही आ रहा है, ठीक है, ओके, क्लियर। आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करने को पूछी है वही वैल्यू आपको ध्यान में लेनी, क्लियर। बाकी कुछ ध्यान में लेना नहीं है, ठीक है। मैं इधर जगह करता हूँ थोड़ी, और हम आगे के क्वेश्चन पे जाएंगे। 48, चलो क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल, मतलब नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, जिसका हमको फाइंड करना है, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, बस तो सब आपको पता ही है, अभी अभी आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, तो 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, उससे भी आप फाइंड कर सकते हो, ओके। 3% गिवन हो सॉल्यूशन में, मतलब 3 ग्राम इसका वेट हो जाएगा, क्लियर। तो आपको दोनों आइसोटोनिक गिवन है, मतलब आपको क्या करना है, I1 इज इक्वल टू पाई 2 करना है, ठीक है। इधर से क्या हो जाएगा CRT और CRT दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, तो RT कट हो जाएगी। C1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल बाय लीटर लिख सकते हैं, और दोनों आइसोटोनिक है, दोनों सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन में, मतलब कंटेनर भी सेम रहेगा, तो 3 बाई, और उसका मॉलिकुलर वेट आएगा ग्लूकोज का 180 इज इक्वल टू C2 के लिए आपको 1% गिवन है, मतलब 1 अपॉन मॉलिकुलर वेट फाइंड करना है। मॉलिकुलर वेट ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और 180 ऊपर डिवाइडेड बाई 3 करो, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, 60 ग्राम पर मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब डी, ओके। हमने आई थिंक ऊपर वाले का आंसर टिक नहीं किया है, वो टिक कर देते हैं, ठीक है, सी होगा। चलो नेक्स्ट वन, फिर से थोड़ी जगह करेंगे इधर। चलो आपको 49 नंबर का क्वेश्चन, 49 नंबर का क्वेश्चन, अल्फा आपको गिवन है 50%, ठीक है। और आप Al2SO4 और थ्राइस इसका आयोनाइज करोगे तो 2Al+3 एंड
3SO4-2, ये आयनाइज होके आयन मिलेगा आपको। ओके, आपको सर ने एक फॉर्मूला भी बताया था। आप दो टाइप से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से आपको पता चल रहा है तो उससे भी आप कर सकते हो, या फिर मतलब जो आप डिसोसिएट करते थे उससे मुताबिक करोगे तो भी इजी हो जाएगा, और आप फॉर्मूला से जाओगे तो भी आपको वन ऑफ फैक्टर मिलेगा। ठीक है, आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Al2SO4 मतलब 1 - अल्फ़ा जितना डिसोसिएट होगा, इधर 2 अल्फ़ा जितना बना होगा, 3 अल्फ़ा जितना बना होगा। ओवरऑल मिलेगा आपको आई 1 - अल्फ़ा +2 अल्फ़ा +3 अल्फ़ा। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 - अल्फ़ा, 2 + 3 कितने हो जाएंगे 5 अल्फ़ा। आई इज इक्वल टू 1 + 4 अल्फ़ा एंड 1 अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 50%, मतलब 1/2 लिख सकता हूँ मैं। तो 2 × 2 = 4, कैसे हुआ 1/2, तो 50% डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो कट और इधर से 2 1/2 हुआ। 2 × 2 = 4, 1 + 2 कितना आ गया आंसर 3। चलो, नहीं बट सर हमको तो सर ने जो मेथड सिखवाई उससे करो। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है ऐसा कुछ। आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो ही करनी है आपको एग्ज़ाम में। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1 और इधर सर ने लिखवाया था N-। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर भी 1/2 ही आएगी। ठीक है, और 235 I-1, 235 -1, 5 - 1 4, 4 उधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2 ज़ा 4, -1 इधर आ जाएगा। आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। इससे भी आपका आंसर सेम ही रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन 50। 50 नंबर का क्वेश्चन। इफ ethanol and H2O solution is example of non-ideal solution and then which graphical representation is correct। और आपको पता होना चाहिए कि ये C2H5OH और H2O दोनों आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो जो ग्राफ होगा आपका वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, तो उसमें उसकी वैल्यू जो कर्व होगा वो ऊपर तरफ आएगा। ठीक है, मतलब आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर, एक ही ऑप्शन है देख लो, बाकी सब तो एक नीचे और एक ऊपर, सी वाला तो ऑप्शन ही गलत है। क्लियर, अब बचा 51। चलो 51 पे आते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन। चलो, एन आई एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन of two liquid has a boiling point lower than either of the boiling point of two liquids when it isotropic solution मतलब two liquid has a boiling point lower than, जिसके boiling point lower than हो मतलब उनके बीच में ज़्यादातर पॉजिटिव डेविएशन में होगा, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट हायर देन होते हैं दूसरे बोलो। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मैक्सिमम जितना भी मिनिमम हो तो वो पॉजिटिव शो करेगा, और मैक्सिमम होगा तो वो नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी। 52, द boiling point of water at 735 torr is 99.07 Celsius. Okay, 99.07 Celsius. The mass of NaCl added in 100 ग्राम of water to make its boiling point 100 Celsius। आपको Kb की वैल्यू गिवन है। ठीक है, फिर आपको इसमें करना क्या है, देखो इसके लिए आप क्या करो, आपके पास NaCl गिवन है। ठीक है, तो NaCl के लिए क्या आएगा, I इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर, अब कैसे आया सर, तो NaCl का जब आयनाइज करोगे तो Na + Cl- होगा। ओके, अब
मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना गिवन है, 100 ग्राम। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉल्वेंट किससे पता चला, NaCl एडिट किस में कर रहे हो, वाटर में कर रहे हो, और वो 100 ग्राम है। 100 / 1000 कर लो, कितना हो रहा है, 1/10, मतलब 0.1, या फिर आप लिख सकते हो 10⁻⁻1 किलोग्राम। ओके। अब आपको NaCl के मोल फाइंड करना है। NaCl के मोल कितने आएंगे, N/58.5। ठीक है, तो N/58.5, तो अभी आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी, सॉरी, आई इंटू के बी इंटू एम। ओके, जगह कर देता हूँ। आई इंटू के बी इंटू एम बी, आई की वैल्यू आएगी आपकी 2, के बी की वैल्यू है आपके पास 0.51, और मोलालिटी कैसे फाइंड करोगे, N/58.5 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, डेल्टा टी बी आपको गिवन है 100 में से आप 99.07 सेल्सियस को कट करो, कितना आएगा, आई थिंक 0.93 आएगा। क्लियर है, 0.93 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.51 इंटू एन 58.5। ठीक है, एन को मान लेते हैं, एन हो रहा 58.5, और 10 ऊपर चले जाएगा तो 10 इधर आ जाएगा। ओके, अब एन को इधर रखो, ये सब उस साइड जाने दो, 0.93, 58.5, और बाकी सब नीचे आ जाएगी। अब अब इन सभी की कैलकुलेशन करो, ये हो जाएगा 29.25, ये 29.25 मतलब ये 2 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 58.5 ही हो जाएगा। 58.5, ये 10 इधर करोगे, और 9 फिफ्जा 45 होता है, बट सभी वैल्यू पुट आउट करोगे तो शायद तक आंसर आपका आ जाएगा 5.34 ग्राम। ईयर आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा परफेक्टली बी। ओके, मैंने क्या किया, NaCl था आपके पास, Na+Cl- मतलब आई आपको वाटर फैक्टर कितना मिलेगा, 2, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है 100 ग्राम, तो 100/1000 करो, 1/10.1 किलोग्राम। NaCl के मोल कैसे फाइंड करो, क्योंकि आपको मोलालिटी फाइंड करनी पड़ेगी, कि आपका बॉइलिंग पॉइंट का मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। ओके, NaCl मतलब N/58.5 मोलिकुलर वेट से डिवाइड करोगे तो जाएगी। ओके, डेल्टा टी बी 100 माइनस 99.07 सेल्सियस करोगे मतलब 0.93, आई की वैल्यू 2, के बी की वैल्यू 0.51, एंड मोलालिटी फाइंड करोगे तो N/58.5 10⁻⁻1। क्लियर। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 N 58.5, एन को इधर रखो, बाकी सब उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 53.5.34। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट, जगह कर देते हैं तो। अब अब क्वेश्चन नंबर 53। 53 में आपको क्या गिवन है, व्हाट इज मोलालिटी ऑफ C2H5OH इन वाटर सॉल्यूशन विच विल फ्रीज एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ करना नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, कि आपके पास एक फार्मूला होगी फ्रीजिंग पॉइंट की, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू एम। डेल्टा TF विच विल फ्रीज हो रहा है मतलब 10 डिग्री आएगा, इधर 10 आ जाएगा। आई की वैल्यू C2H5OH के लिए कितनी आ जाएगी, कार्बनिक कंपाउंड 1। KF की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, KF है आपके पास 1.86,
और मोलालिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो 10/0.86 करो, कितना आ रहा है आपका आंसर, कैलकुलेटर से करो जरा। 10/1.86 आपका आंसर होगा शायद तक 5.37। ओके, तो 5.37 मोलल आएगा, मतलब आंसर हो जाएगा दिल्ली। ओके क्लियर। आपको फ्रीजिंग पॉइंट गिवन था -10 डिग्री सेल्सियस था कि नहीं, तो जीरो में से -10 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर 10 बचेगा। ओके, आई इंटू के एफ इंटू एम करो, आई की वैल्यू 1 लेनी है क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड है, सर ने बताया होगा कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है उसके लिए 1 आएगा, ठीक है। बाद में के एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.86, मोलालिटी फाइंड करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला से ही डायरेक्ट आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है। चलो नेक्स्ट वन, 54। 54 में आपको क्या करना है, मतलब आपके पास कोई कंपाउंड आपको गिवन है ना, मोलारिटी में Ab2 डिसोसिएट इन एक्वियस मीडियम। ओके, बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है, मतलब के भी आपके पास गिवन है, ठीक है। मोलालिटी आपके पास गिवन है, 10% डिसोसिएट हो रहा है, तो पहले तो उससे आई की वैल्यू फाइंड करो। तो Ab2 होगा, तब उसमें आयन आपको गिवन है, देखो लिखा हुआ है A+2 और 2B- होगा। सर ये कैसे पता चला 2 ही होगा इधर, मान लो कि आपके पास A+2 है, B- इन दोनों की वैलेंसी कंपेयर करवानी, तो इससे आपको, और इधर कंपाउंड में भी कितने, 2 ही है ना, मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली हो जाएगा ना, वो भी है। चलो मैं तो इक्वेशन से जाऊँगा, मैंने आपको बताया था, आप फॉर्मूला से जाओगे तो भी आपको आई मिलेगा। मैं इक्वेशन से चलता हूँ, 1 - अल्फ़ा, अल्फ़ा टू अल्फ़ा, अभी आई इज इक्वल टू 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा दो कट हो जाएंगे, तो आई इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फ़ा। ओके, 1 + 2, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 10%, आपका डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 10/100, 0 0 कट, 2 5 = 10, ये हो गया 1 + 1/5, 1 + 1/5 मतलब 0.2, आंसर हो गया आपका 1.2। ओके, अब हम चलते हैं हमारे फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, फॉर्मूला है आपके पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू मोलारिटी, मतलब मोलारिटी और मोलालिटी सेम होगी इधर, ठीक है। अभी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2, के बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.52, और ये है आपके पास 0.01, ठीक है। ये मोलारिटी नहीं आएगी इधर, क्या आ जाएगा आपका मोला लिख जाएगी। ओके, तो 1.2 इंटू 0.52 इंटू 0.01, आंसर हो गया आपका 0.00624। ओके, ये आपका आंसर हुआ होगा, जो भी हुआ होगा वो 100 सेल्सियस में आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 100.00624 आएगा, और इसको आप 273 में ऐड करोगे तो मतलब आंसर आ जाएगा आपका बॉम्बे। क्लियर, क्योंकि जो भी आंसर मिलेगा आपको इधर सेल्सियस में मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन, केल्विन में कन्वर्ट करके आपको लिखना है, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट वन, बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है ना, बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, वो जो टोटल होगा ऐड करके बाद में ही। ओके, चलो नेक्स्ट वन, याद रखना, भूल नहीं करना, क्योंकि इधर आपको 0.06 केल्विन भी आपको गिवन है, जो भी सेल्सियस में आएगा उसको केल्विन में कन्वर्ट करके बाद में लिखना, और बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस पे ऐड करके फिर लिखना, ठीक है। अब K4 Fe6 is supposed to be 40% dissociated,
तो K4 है, हम क्वेश्चन नंबर है 55, ओके याद रखना। K4 FeCN6, तो इससे आप डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा 4K प्लस, एंड आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपने आयनाइज किया ही था, इधर -1 आएगा, इधर 1 माइनस अल्फा, ये 4 अल्फा और ये अल्फा, तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, ये दोनों कट हो जाएंगे तो I इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 प्लस 4 अल्फा। ठीक है, चलो 1 प्लस 4 अल्फा मतलब 1 प्लस 4 डिसोसिएट हो रहा है 40%, तो 40/100, तो ये ज़ीरो कट हो गया, 16/10, 1 प्लस 1.6, 2.6। क्लियर, चलो आई की वैल्यू आपको मिल गई। ओके, अब क्या करना है आपको, आई की वैल्यू मिल जाए, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है कि 1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड टू बी बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू अनदर वेज 20% मास वॉल्यूम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो आंसर क्या आ जाएगा, मोलारिटी तो आपके पास है ही, तो फाइंड करना है मोलारिटी से ही, आपको फाइंड करना है डायरेक्टली, तो डायरेक्ट जो आंसर आया 1 मोलर सॉल्यूशन में ही प्रिपेयर्ड है, तो क्या करोगे आप 2.6 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास 100 इंटू 1000, ये ज़ीरो कट, मतलब 2.6 सॉरी m डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 2.6, तो 200 डिवाइडेड बाय 2.6 कर रहे हो तो आंसर होता है 76.9, ओवरऑल आंसर हो जाएगा आपका 77। क्लियर, नेक्स्ट वन, चलो अब आते हैं 56, मतलब अब क्वेश्चन शुरू हो गए, केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करोगे आप, आपको पता है कैसे फाइंड कर रहे थे, आपके पास मोलर, इधर क्या था 1 माइनस एन, और इधर क्या था सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब मोलर मतलब क्या हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब इसके जैसे कोई आपको क्वेश्चन ऑप्शन में दिख रहा है, देखो चलो, अभी लीटर ऊपर चला जाएगा मतलब लीटर अपॉन मोल n-1 और सेकेंड इनवर्स, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डेल। क्लियर, H2 plus I2 in gives 2HI, so elementary reaction if the volume of the container containing the gaseous mixture is increasing of the two times, then final rate of reaction, एलिमेंट्री रिएक्शन आपको बोला तो आप डायरेक्टली रेट लो लिख सकते हो, तो रेट लो इज इक्वल टू के H2 एंड I2। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कंटेनर की बात करें वॉल्यूम में आपको मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फॉर्म आउट बोले तो आपको क्या याद रखना है कि आपको n/v करना है। ठीक है, और बाद में जो चेंजेस करने हैं वो बाद में करना है। ठीक है, तो n/v, ये भी n/v। ठीक है, इसको मैं R1 बोल देता हूँ। अभी R2 में आपको चेंजेस क्या करना है कि n/v में आपको पता हुआ कितने करना है, इंक्रीजिंग टू 2 टाइम्स, तो मतलब 2v, इधर भी कितना हो जाएगा 2v, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इंटू 1/2 के n/v। ठीक है, अब तो R2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बता दी ना आगे क्या थी R1, तो 1/4 R1, तो R1/4, तो बिकम 1/4 द ओरिजिनल रेट। इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, मतलब जब भी आपको कंटेनर गिवन हो ना तब आपको कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम।
ठीक है, तो आपको उसमें कन्वर्ट करके फिर चेंजेस करना, याद रखना। क्लियर? गलती से भी मिस्टेक कर दोगे आंसर ए बन जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 मतलब इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आपको पहले से ही बता दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन 20% ऑफ कंप्लीट हो रहा है इन 10 सेकेंड। हाउ मच टाइम इट विल टेक कंप्लीट टू 50% कंप्लीट। ठीक है, तो 20% कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड। तो 50% कंप्लीट में कितना टाइम लगेगा? आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो 50 × 10 डिवाइडेड बाई 20। आंसर आ रहा है, बट आपको मेथड से जाना है तो मेथड से जाओ। ठीक है, चलो मैंने आपको बता दिया कि आप इधर यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकते हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डायरेक्टली इधर से इतना तो इतने से कितना डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम बचेगा आपका। चलो, 20% कंप्लीट हो रहा है मतलब इधर लग दो 20% इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई के। टी 20% मतलब 10। आर नॉट कितना होगा? मान लेते हैं कि 100 है। 20% कंप्लीट हो जाए तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी आपकी 80। के होगा आपका, फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो के इज इक्वल टू 100 - 20 डिवाइडेड बाई 10। 0 0 कट मतलब 2 आंसर हो गया हमारा। आपको यूनिट लिखना है तो मोलर सेकंड इनवर्स लिख सकते हो, क्योंकि जीरो ऑर्डर और रेट कांस्टेंट दोनों का, सॉरी जीरो ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन का दोनों का रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का यूनिट सेम होता है। क्लियर? मैंने क्लास में आपको बताया हुआ। अभी टी 50% इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई के। आर नॉट कितना होगा? 100 माइनस 50% का मतलब 50 कंसंट्रेशन बची होगी। 50 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर से भी आंसर आ जाएगा 25 सेकेंड। क्लियर? कंप्लीट? चलो नेक्स्ट वन। थोड़ी जगह कर देते। चलो नेक्स्ट वन 59। 59 में आपको इन द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ आपको गिवन है, कितनी है? 50 सेकेंड। और उधर से रेट कांस्टेंट निकालना है। अरे यार, 0.693 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू 50। ओके, टी वन अप का ये फॉर्मूला जो उसका जो टी वन अप होता है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 50। तो अब आप 0.693 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो आंसर हो जाएगा 0.01386। मतलब ये आंसर हो रहा है 0.0138। तो 1 2 इधर पॉइंट आ जाएगा तो 1.38 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, मतलब आंसर आ जाएगा अहमदाबाद। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 60 में आपको क्या बोला है कि फॉर certain first order reaction is 75% of the reaction complete in 30 minutes. How much time it required to complete 99.9% of the reaction? तो टी 75% मतलब 2T1/2 होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। तो ये आ जाएगा 30 मिनट। 2T1/2 2 से डिवाइड करोगे तो T1/2 कितना आ जाएगा? 32 और 30/2 मतलब कितना हो जाएगा? 15 मिनट। अभी आपके पास एक और फॉर्मूला है कि 99.9% पे आपका 10T1/2 है। तो अब आपके पास T1/2 है तो हो गया ना 150 मिनट। तो आंसर तो आपको पता चल गया, ए आ रहा है। क्लियर? आपको मेथड से जाना है तो मेथड से भी जा सकते हो। कैसे? देखो चलो मेथड से करवाता हूँ। टी 75% है, 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट मतलब 100 डिवाइडेड बाई 75% कंप्लीट हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास 25। 25 फोर ज़ा 4। टी 75% है आपके पास 30। 2.303 डिवाइडेड बाई के, इधर लॉग 4। 4 मतलब 2 की पावर 2,
मतलब 2 × 0.3010 के निकालना है पहले तो इधर से। तो के इधर से आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 30 × 2 × 0.3010, इधर से वैल्यू निकालो 0.303 × 2 × 0.3010 डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो आपका आंसर शायद 0.0462 आ रहा है। ठीक है, इसका यूनिट आ जाएगा मिनट इनवर्स। क्लियर। अब आपको टी 99.9% निकालना है, मतलब 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग कंसनट्रेशन 100, और बचेगी आपके पास 0.1 कंसनट्रेशन। आप 100 माइनस 99.9 कर देना, मतलब 0.1 ही आएगा। ठीक है, अभी आपके पास के तो मिल गया ना, तो के तो कांस्टेंट होता है, तो लिख दो इधर लॉग 10⁻³ हो जाए, क्योंकि 0.1 मतलब 1/10, 10 ऊपर चले जाएगा, 10 × 100 मतलब। ओके, तो 2.303 इंटू 3 लॉग 10 की वैल्यू 1.0462। कैलकुलेशन करो, 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.0462, तो आंसर हो रहा है 149.54, मतलब अप्रोक्सीमेटली 150 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। अभी आप ये लंबी वाली मेथड करना चाहोगे कि वो शॉर्ट में, मतलब फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला से सब हो रहा है। तो ये मेथड जो कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड आपको सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम के आपको ये हेल्प बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन हो गया ना। ये पूरी मेथड करने से अच्छा है कि ये वाली मेथड कर दो, ख़त्म बात। कितनी इजीली ट्रिक में हो गया। आपको याद कैसे रखना है, कुछ था नहीं, मैंने उस टाइम भी आपको बताया हुआ था। कैसे बताया था कि आपके पास जो टी वन हाफ है, सॉरी 100 से 50, 50 से 75, 75 से 25, इतने तक याद रखो। ये टी वन हाफ है, ये भी टी वन हाफ है, ये भी टी वन हाफ। मतलब टी 50% कंप्लीट करेगा तो टी वन हाफ आएगा, 100 से 75 प्लस 75 कंप्लीट किया तो कितना हुआ, 75% कंप्लीट किया तो कितना हुआ, 2 टी वन हाफ हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे याद रखो। क्लियर, कंप्लीट। 75 से इधर आएगा, सॉरी 50 से 25 आएगा, 25 से 12.5 आएगा। ओके, क्लियर हो। चलो नेक्स्ट वन। ये फॉर्मूला से याद रखो, ऐसे तो आराम से ये सब लंबी वाली मेथड नहीं करनी पड़ेगी। जितना आपके पास टाइम बचेगा उतना और सब्जेक्ट को भी आप टाइम दे सको। क्लियर। 61 द सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द मिनिमम अमाउंट एनर्जी बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गिव प्रोडक्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी। आपको पता होनी चाहिए कि ये जो मैंने ग्राफ आपको बताए, मतलब इधर आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट था और इधर आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी। मान लो कि इधर से कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है और इधर से ख़त्म हो रही है, ठीक है, तो ये जो कंप्लीट है ना, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ तक हाई पिक तक पहुँचने के लिए एनर्जी ज़्यादा ही चाहिए। ठीक है, तो इधर क्या बोला था, मिनिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सम ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज, ना ऐसी बात नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी किसको हम बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है कि आप रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी करो और प्रोडक्ट की करो, उसमें से आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलती है, तो कहाँ से वो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट में सम होगा, तो ये बात ही गलत है। दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी द सम ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टर, मैंने अभी बताया वही है, एंड द लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर देन रिएक्शन। हाँ बराबर है कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। 62। याद रखना 62 में आपको क्या बताया हुआ है,
62 में आपको बताया हुआ है कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज टू 2 टाइम्स एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपका 2 टाइम्स बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ रहा है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू तो उससे ही आपको इंक्रीज करना है। इधर क्या बोला है, देन इफ वी रेज द टेम्परेचर बाय 40 डिग्री सेल्सियस द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, मतलब कि आपको 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि 40 डिग्री सेल्सियस तक जाना है। तो 40 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे तो 2 की पावर 4 आएगी, और 2 की पावर 4 आएगी तो 16 टाइम्स बढ़ेगा। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा 16 टाइम्स। याद रखना, 10 से 40 नहीं जा रहे हो, उन्होंने ऐसा नहीं बताया है 10 से 40 नहीं जाना है। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप 10 से 40 नहीं जा रहे हो, ओनली आप क्या कर रहे हो कि 40 डिग्री सेल्सियस को ही इंक्रीज कर रहे हो, 40 तक ही इंक्रीज कर रहे हो, मतलब कि 2 की पावर 4, तो 2 4 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन 63 आए ना। हाँ 62 कंप्लीट किया, 63। चलो नेक्स्ट वन। मुझे पता है इधर आपने गलती की ही होगी, कि मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी कोई फॉर्मूला हो ना, फॉर्मूला से तो पहले उसके इनिशियली फॉर्मूला से उसका सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे देखो, आपके पास 63 नंबर का है क्वेश्चन। ओके, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन इज, ठीक है, तो k इज इक्वल टू ए ई रेस टू डी ए अपॉन आर टी। क्लियर, मतलब k अपॉन ए इज इक्वल टू ई रेस टू डी ए बाई आर टी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बोलते थे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर, अब आपका ई रेस टू सामने की साइड जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, एल एन के बाई ए और माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर, अब मान लो कि मैं, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, इधर देखो ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास, ऐसे फॉर्मूला थे देखो, एक तो ये याद रखो इक्वेशन 1, एल एन के अपॉन ए। ठीक है, और सॉरी, देखो दो पार्ट करता हूँ तो आपको इजीली पता चले। एल एन के इज इक्वल टू, सॉरी, एल एन के, ये डिवाइडेड में मतलब एल एन ए लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी। एल एन ए सामने की साइड जाएगा तो एल एन के एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो इधर तो आपको प्लस दिया है देखो, तो प्लस वाला नहीं आता है, माइनस आना चाहिए। अब इधर से यहाँ आओ, मैं मान लो कि के बाई ए है, ठीक है, तो माइनस है, बट मैं ए बाई के कर दूँ तो क्या हो गया, ई ए बाई आर टी। हुआ कि नहीं हुआ, ई ए बाई आर टी हुआ ना, तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अभी हमारे पास ये भी फॉर्मूला हुआ। अब आप ये भी बोलोगे कि सर एल एन ए माइनस एल एन के करो, फिर ई ए बाई आर टी है। ठीक है, एल एन ए इज इक्वल टू एल एन के प्लस ई ए बाई आर टी हुआ सर, तो ये भी प्लस आया ना सर, बट यहाँ देखो एल एन ए है और यहाँ एल एन के है। ठीक है, तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्लियर, पता चला, आर्यन इक्वेशन से आपको सिंप्लीफिकेशन करना था, और सिंप्लीफिकेशन करके इस फॉर्मूला से आपको डेरिवेशन करके फॉर्मूला फाइंड करना था। ठीक है, इजी था। ओके, कर सकते हो। नेक्स्ट वन पे स्टार्ट कर दें। अब हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 64. The rate constant is numerically the same for three reactions of first, second, and third order respectively. Which one is true for the reaction? Concentration of reactant is greater than 1 मोलर. हमको concentration पे ध्यान ही नहीं देना. आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है और थर्ड. उसकी पावर बढ़ेगी. ये देखो, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 और रेट के इज इक्वल टू ए3 की पावर 3. अब मान लो कि आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो और रिएक्टेंट 1 मोलर से ज़्यादा है, उन्होंने 1.1 होगी, 1.2 होगी, कुछ तो होगी ना, ठीक है. और आपको रेट कांस्टेंट थ्री रिएक्शन के आपको गिवन है, ठीक है, और आपको तीनों के रेट निकालने, तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा रेट, आप ही बता दो. ऑलवेज R3 ज़्यादा आएगा, फिर R2 आएगा और फिर R1 आएगा. तो आंसर क्या आएगा आपका, 10 नहीं, है ना. क्योंकि पावर बढ़ रही है तो रेट बढ़ेगा ही ना. जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो मतलब रेट बढ़ रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है. क्लियर. ओके. अब मान लो कि 65, अब आपके पास है 65. 65 नंबर के क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं. 65. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. फाइंड करते हैं. मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. सही बात, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होती, वो ऑलवेज होल नंबर में होगी. हियर. फिर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3. हाँ, क्योंकि मोर देन 3 होगी तो वो वेरी रेयर केस में आपको देखने को मिलेगी, और वेरी रेयर केस में देखने को मिलेगी तो वो सब रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो रिएक्शन. और स्लो रिएक्शन हम फिर उसको मैकेनिज्म से आपको रिएक्शन का रेट लो फाइंड करना पड़ेगा, और मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तो मोलर फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है. तो हम, ये बात सही बताई उन्होंने कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3. ओके. ऑप्शन सी, molecularity of elementary reaction may not be equal to the order of reaction. क्या बताया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर कभी सेम नहीं होता, और मैंने आपको बताया था क्लास कि एलिमेंट्री रिएक्शन हो तभी आपकी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. क्लियर, कंप्लीट, पता चला. तो ये गलत हुआ, ठीक है. तो क्वेश्चन सी हमारा सही आंसर है, बट एक बार डी चेक कर लेते हैं. मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंस केमिकल रिएक्शन. हाँ, आपको केमिकल रिएक्शन जो भी आपको गिवन होगी उसको बैलेंस करके फिर ही आप फाइंड कर सकते हो, वो याद रखना, ठीक है. चलो नेक्स्ट. 66. इधर 65 के लिए तो आप कुछ लिखना ही नहीं था. 66. सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. रेडियो एक्टिव कुछ कोई भी रिएक्शन हो तो आपको क्या याद रखना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो कर रही होगी, ठीक है. तो सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंडरगोज 80% डिकम्पोजिशन इन 345 मिनट, और आपको हाफ लाइफ निकालनी है, ठीक है. हाफ लाइफ की इक्वेशन क्या है, T1/2 ln2/k, ठीक है, क्योंकि इसमें ln में पूछा है तो हम ln में ही रखेंगे. अब इधर रिएक्शन क्या है आपकी, 80% कंप्लीट कर रही है, मतलब कि इधर आ जाएगा आपका 1/k ln. मान लो कि इधर 100 हो, 80% कंप्लीट करेगी तो बचेगी कितनी, 20. रिमेनिंग कंसेंट्रेशन 20%. ओके. 0 0 कट हो गया, 2 से 5. ओके. और टी 80% के लिए आपको टाइम भी गिवन है 345, 1/k ln 5. ओके. अब इससे आप T1/2 डिवाइड करो ln2/k. ये दोनों कट, T1/2 ऊपर चला जाएगा, तो T1/2 ऊपर 345 इंटू
ln2 डिवाइडेड बाय ln5। ऐसा कोई आंसर है 345 ln2/5? एक ये आंसर है, ये तो 5/2 है, 5/4 है, 4/5 है। गलत। क्या आंसर आ जाएगा आपका? ये आंसर है। 100/80 करते तो आंसर होता ln/4, ठीक है, बट वो हमको नहीं करना है, वो याद रखना है, इसलिए आंसर आ जाएगा 66। ओके। आपको ln की फाइंड, ln में इक्वेशन बोला तो ln वाला ही रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। 67, ठीक है। 67 नाइट्रिक ऑक्साइड react with oxygen to produce nitrogen dioxide. So 2NO plus O2 in gives 2NO2 if the mechanism of reaction is NO plus O2 in gives NO3। फास्ट रिएक्शन है और स्लो रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो आपको मैकेनिज्म शो कर रही होगी, तो जो स्टेप आपका स्लो होगा, मतलब कि सेकेंड स्टेप इज स्लो, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बन जाएगा? रेट डिटरमाइन स्टेप बनेगा, ठीक है। और रेट डिटरमाइन स्टेप आपको पता चल गया, उससे आप डायरेक्टली रेट लो लिख सकते हो। कैसे? के NO3, और आपको रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रपोजनली है, तो K1 आपको क्या गिवन है? K1, तो वही लिखो NO3 और NO। बट जो NO3 है वो दोनों में इंटरमीडिएट है, तो उसको निकालना पड़ेगा। मतलब आप के इक्विलिब्रियम से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। के इक्विलिब्रियम मतलब के सी मतलब NO3 प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इधर से आप NO3 की वैल्यू रखो, तो ये दोनों वैल्यू सामने की साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, NO और O2। ओके। तब आपकी R की वैल्यू क्या आएगी? अब NO की वैल्यू रखो, K1 इंटू K3। देखो मैं ये वैल्यू NO3 की जगह रख रहा हूँ, ठीक है। NO प्लस O2 और NO, ठीक है। इसको मान लेते हैं K डैश, NO स्क्वायर हो जाएगा और O2, तो NO स्क्वायर और O2, तो हो गया ना C। क्लियर? एक ही ऑप्शन है। क्लियर? Two substance A and B are present such that A naught is equal to 4B naught, and half life of A is 5 minutes and that of B is 15 minutes. If they start decaying at the same time following first order kinetics, how much time will the concentration both of them will be the same? मतलब क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे है, ए एंड बी आपका टू सब्सटेंस है, ठीक है। तो जो ए नॉट है ना, उसकी वैल्यू आपके पास है 4B नॉट, ठीक है। ऐसी वैल्यू आपके पास गिवन है। और बी की हाफ लाइफ गिवन है आपको, मतलब बी है ना, बी की कंसंट्रेशन मान लो बी नॉट थी, उसको बी नॉट बाई 2 होने में टाइम कितना लग रहा है? बी नॉट हुआ है, ठीक है, डिकेइंग हुआ है, मतलब कितना हो रहा है उसमें? 15 मिनट लग रहा है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, ए नॉट की वैल्यू है ना आपके पास, तो उसकी जगह मैं 4B नॉट लिख सकता हूँ, ठीक है। 4B नॉट को आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2B नॉट। 2B नॉट को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? बी नॉट। और बी नॉट को अल्सो मतलब अदर डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा? बी नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो ये T1/2, ये T1/2 और ये T1/2 कितनी बार आया? 3 बार। तो 3 T1/2, ए के लिए कितना T1/2 की वैल्यू गिवन है आपके पास? 5 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा? 15 मिनट, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम करनी है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो ए नॉट की वैल्यू है 4B नॉट, और बी नॉट को B0/2 होने में 15 मिनट लग रहा है, मतलब B0/2 हो रहा है। अब आपको ए को B0/2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू क्या है? 4B नॉट,
4b0 को डिवाइड करोगे 2b0, 2b0 को आधा करोगे b0, b0 को आधा करोगे तो b0/2 हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो आंसर आ जाएगा आपका 15 मिनट। अब 69, रेट कांस्टेंट इंक्रीज विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, सही बात है। और रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज विथ टेम्परेचर, नहीं, डिक्रीज आना चाहिए। मतलब आपका असरेशन ट्रू है बट स्टेटमेंट गलत है। असरेशन ट्रू है बट स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि रीज़न गलत है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई, क्योंकि असरेशन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। ओके, और assertion for exothermic reaction delta H EA माइनस EA। ओके, फॉर्मूला पे आपको बताया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन इज लेस देन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन की ज़्यादा होगी, तभी आपको डेल्टा एच नेगेटिव मिलेगा। क्लियर? तो बात सही बताई है। इफ द बोथ असरेशन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असरेशन, मतलब कि आंसर ए आएगा। ठीक है, 71, 71 में विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, मतलब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से, मतलब क्लोरीन में ज़्यादा होती है और डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किस में आ जाएगी, CH3Cl में आएगी। ओके, अहमदाबाद। 72, क्लोरोबेंजीन है आपके पास, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, इसको आप सॉलिड NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो, मतलब पहले क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन बन के उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो इधर से क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब आंसर आ जाएगा चेन्नई। अब 73, 73 जगह कर दिया। इन द रिएक्शन ROH PCl3, मतलब आपको पता है कि ROH और PCl3 है, तो 3 ROH हो गया आपके पास, तो ROH ROH ROH, ठीक है, और PCl3 है आपके पास। क्लियर? तो ये Cl यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली, RCl मिल जाएगा, और 3H, एक PO3, तो क्या बन गया, H3PO3। क्लियर? H3PO3, मतलब आंसर आ जाएगा बॉम्बे। क्लियर? अब नेक्स्ट वन 74, तो 74 में क्या हो रहा है कि द रिएक्शन ऑफ टॉल्यून विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स प्रीडोमिनेटली, तो आपको पता है कि टॉल्यून है, ठीक है, तो ये टॉल्यून है, और आप एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो, क्लोरीनेशन करवा रहे हो, तो पता है कि वो डायरेक्टली एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा के मिक्सचर में आपको प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, आंसर आ जाएगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोल्यूइन। ठीक है, हाँ, बट इधर पैरा क्लोरोटोल्यूइन होता तो सबसे ज़्यादा वही आता, क्योंकि वो मेजर प्रोडक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट वन 75, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज C2MgH5 C2H5 MgBr प्लस H2C CH2 और O। ओके, इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैच हो जाएगा, इधर। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो O
फिर से अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, पहले से। मतलब देखो, C2H5, ठीक है, उधर आ जाएगा आपका CH2CH2, और ये OMGBr। क्लियर? ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। एक और देखो, ये ये MGBr कहाँ जाएगा? O के पास। ये C2H5 कहाँ जाएगा? इसके पास, ठीक है। तो क्या हुआ? CH2 OMGBr, और इधर आ जाएगा C2H5, ठीक है। ओवरऑल आंसर क्या हुआ? C2H5 CH2 और ये हो गया OH, मतलब आंसर आ गया बॉम्बे। क्लियर? अब 76, 76, 76 में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है किसमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, वो वाला आपका आंसर। बट मॉलिक्यूलर वेट में मैं आपको बता दूं कि वो डायरेक्टली चैन आपको दी हो और उसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट दिया हो, तो सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सबसे ज़्यादा 1 आयोडोब्यूटेन में आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 ब्रोमोब्यूटेन में आता है, सेकंड 1 क्लोरोब्यूटेन में आएगा, और लास्ट में आपका ब्यूटेन का आएगा। तो ऐसा कोई आंसर है? यस, अहमदाबाद ही है। क्लियर? ओके, 77। तो 77 में याद क्या रखना है कि 77 में 77 में कंसिडर टू रिएक्शन CH3 ट्वाइस CH CH2Br C2H5OH के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो। मतलब कि ये जो C2H5 है वो डायरेक्टली इधर कार्बोकेटाइन बनाए, Br पे इधर कार्बोकेटाइन आएगा, ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल हो जाएगा। मैं इधर लिख के देखता हूँ, CH3 ट्वाइस CH CH2Br, ठीक है। अब क्या हुआ? ये प्लस चार्ज ये रिमूव हो जाए, ठीक है, तो ये प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाए। ओके, तो ये प्लस चार्ज जो मान लो कि उधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो वो ज़्यादा, तो मतलब ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, और ये आपके विलियमसन इथर जैसी प्रोसेस है, SN2 के अकॉर्डिंग फॉलो करेगी। SN1 और SN2, आंसर आ जाएगा CH3 ट्वाइस CH2Br है, C2H5OH के साथ आप रिएक्शन करोगे तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, वहाँ बल्कि ग्रुप ज़्यादा है। और सेकेंड में C2H5O माइनस सिंथिस विलियम सिंथेसिस प्रोसेस है, मतलब वो SN2 को फॉलो करेगी, ईथर बना रहा है, SN1 और SN2 आएगा। क्लियर? चल नेक्स्ट, 78, 78 में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, आप HX के साथ रिएक्शन करोगे तो मार्को निको रूल्स फॉलो होगा, ठीक है। तो CH3 CH2 CH X और CH3, उसके बाद आप मॉइस्चर Ag2O के साथ रिएक्शन करो तो मॉइस्चर में पानी होगा, पानी में H माइनस उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो इधर क्या प्रोडक्ट बन जाएगी? CH3 CH2 CH और इधर आ जाएगा CH3, तो OH के साथ 2 कार्बन है, देख लो, आ गया ना, सेकेंडरी अल्को। 79, इथिलीडिंग क्लोराइड, इथिलीडिंग क्लोराइड on treatment with aqueous KOH yield ethanol। चलो, इथिलीडिंग क्लोराइड, इथिलीडिंग क्लोराइड मतलब CH3 CH Cl Cl, KOH के साथ रिएक्शन कराओगे
तो CH3 CH OH और OH, और ये H2O रिमूव हो जाएगा तो CH3 CHO बना रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका जेमिनल हुआ। और इथिलीन डाइक्लोराइड हो मतलब कि CH2 ये Cl और ये Cl यहाँ आएगा, तो जेमिनल नहीं होगा, ये आपका विसिनल होगा। तो एसरेशन राइट होगा और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब चेन नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्ट थ्रू SN1। SN1 मैकेजन में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बेंजाइलिक आता है CH2 प्लस, फिर एलाइलिक आएगा, बाद में टर्सरी, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर CH3 प्लस। ओके, तो आंसर आ जाएगा एलाइलिक, क्योंकि ये तो एलाइलिक है, कि वो डायरेक्ट sp2 के साथ अटैच है। एलाइलिक किसको बोलते हैं, क्लोरीन के साथ बाजू वाला sp3 हो, जिसके साथ अटैच है वो sp3 हो, और इसके बाजू वाला sp2 हो। क्लियर, इसकी वजह से ऑप्शन बी इज राइट होगा। ओके, 81 इन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज एनोमेरिक कार्बन इज। ठीक है, इन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एनोमेरिक कार्बन इज। तो आपको उसका मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर याद होगा तो ये आप कर सकते, दिखा था वो आप सबकी कैसे स्ट्रक्चर आएगी इनके। तो उसमें C2 पे होगा, देखो ऐसे होता है डी फ्रुक्टोज और एल फ्रुक्टोज, मतलब कि CH2OH, फिर डबल बॉन्ड O, फिर H, फिर OH, फिर OH, और इसके बाद CH2OH, फिर HOH में भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ये आपका हो गया डी, और इसके अपोजिट सब जोड़ दोगे तो हो जाएगा एल, मतलब कितने हो जाएंगे, C2 फ्रुक्टोज हो। ठीक है, क्लियर, द एनोमेरिक कार्बन रिंग स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज। ओके, C2, क्योंकि द आइडेंटिफाई लुक फॉर द कार्बन दैट्स बाउंड टू oxygen whether they are the same oxygen different oxygen, the anomeric carbon central carbon hemiacetal or hemiketal group in carbohydrates. It's play key role in glycosidic bond formation where it reacts with hydroxyl group of another sugar and molecule to form a bond. इसलिए आंसर हो जाएगा C2। क्लियर, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन आपको क्या पूछा है कि डिस्टनिगाइज बाय फेलिंग सॉल्यूशन। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अल्कोहल है, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज में बी है, ग्लूकोज और मैनोज दोनों में आल्डिहाइड ग्रुप होते हैं प्रेजेंट, इसलिए आंसर आ जाएगा सी। क्लियर, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, द बेस प्रेजेंट द, चलो, द बेस प्रेजेंट इन RNA बट नॉट फाउंड इन DNA इज। ठीक है, चलो, तो किस में आएगा, मतलब कि द नाइट्रोजन बेस होता है यूरेसिल इज प्रेजेंट होता है बट RNA और बट नॉट इन DNA। द 4 बेस होते हैं DNA के, एक होता है एडेनाइन, गाइनिन, ग्लाइटोजिन और थायमिन। DNA में कौन कौन से आएंगे आपके, DNA में एक आएगा एडेनाइन, HDCT मतलब ATGC, आप जिसको सर ने जैसे याद रखा है होगा पता है, HDTC जैसे याद रखा। फिर होता है एक गाइनिन, एक होता है काइटोसिन, एक होता है थायामाइन। और RNA में कौन कौन से होते हैं, गायनिन, काइटोसाइन और यूरासिल। ठीक है, यूरासिल क्या हुआ, RNA में प्रेजेंट हुआ बट DNA में नहीं हुआ ना। मतलब देखो RNA में कौन कौन से हुए,
तो आपका काइटोसाइन हुआ, थायोनाइन हुआ, और एक हुआ आपका यूरासिल। तो यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट है बट डीएनए में नहीं है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माल्टोज इज इनकरेक्ट? ठीक है, तो माल्टोज इज, जो माल्टोज है आपका, ठीक है, वो क्या है आपका? रिड्यूसिंग शुगर है। कौन सी? रिड्यूसिंग शुगर। इधर क्या बोला है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। और उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन C1 और C2 C4 के बीच में होता है, वो डाइसेकेराइड भी है, और 2 ग्लूकोपाइरेनोज यूनिट्स भी होते हैं उसमें। दूसरा कुछ, द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इन सॉल्यूशन में होता है, दिस इज बिकॉज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है माल्टोज में, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन भी है, और डेट कैन ओपन फ्रॉम एन एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर? अब अब नेक्स्ट वन, आपको कुछ रिएक्शन दिए, ग्लूकोज HCN और हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनाएगा आपका ग्लूकोज HCN के साथ रिएक्शन करके? चलो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? CHO, फिर CHOH4 और CH2OH। HCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा? CHOH4, इधर आ जाएगा CH, इधर CN, और इधर OH, और इधर आ जाएगा CH2OH। फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये CN है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और COOH में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक, ये कितने हैं? 4, मतलब 5 6 7, मतलब हेप्टेनोइक एसिड हुआ ना। क्लियर? हेक्सेनोइक एसिड नहीं होगा, हेप्टेनोइक हुआ, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब आया है आपका नेक्स्ट वन, 86। क्लियर? 86 में क्या है? विच वन ऑफ एमिनो एसिड इज नॉन एसेंशियल इन नेचर? ठीक है, तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जाम्पल आपकी बुक में बहुत सारे हैं। मुझे जितने पता है मैं उतने लिखवाता हूँ आपको, मतलब सब लिखवाता हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके सभी अभी बताया वो लिख लेना। तो विच वन ऑफ एमिनो एसिड इज नॉन एसेंशियल? तो एक होता है La9, सेकेंड होता है आर्गे 9, एक होता है एस्पारागिन, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। भाई काइटेजिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन के, प्रोलिन, सेरिन और टायोसिन, ठीक है। तो La9 हुआ ना आंसर, क्योंकि La9 है आपका नॉन एसेंशियल एसिड हुआ, ठीक है। एसेंशियल एमिनो एसिड यूजुअली नॉट एसेंशियल, ठीक है, याद रखना, वो इलनेस और स्ट्रेस की वजह से होता है। तो एमिनो एसिड किस किस में आएगा? La9, आर्गिनाइन, एस्पाराइजिन, एस्पार्टिक, काइटेसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन और ट्रायोसिन। ओके, नेक्स्ट वन, 87। मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्फा। हाँ चलो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है, वो एनोमर भी है और एपीमर भी है, ठीक है। तो ये दोनों में आएगा, ठीक है। फिर ग्लूकोज एंड मैनोज, तो जो ग्लूकोज और मैनोज होते हैं वो ओनली आपके एपीमर होते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन में है? बस एक ही है, तो टिक कर दो। चलो, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर माल्टोज? ठीक है, क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर माल्टोज? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर माल्टोज? चलो स्टार्ट करते हैं। वो भी नॉन रिड्यूसिंग आना चाहिए, तो इसमें है ऐसा कुछ? वो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, फिर माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, बट इसमें तो आपको लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी है। फिर म्यूटा रोटेशन शो करता है,
बट वो हेमी एसिटाइल ग्रुप शो नहीं कर सकता है, क्योंकि बेटा एमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च में कन्वर्ट होगा और वो 1,4 ग्लूकाइसिक ग्लाइकोसिनिक बॉन्ड बनाता है, मतलब इट डज नॉट हैव हेमी एसिटाइल ग्रुप। क्लियर। असरेशन इंसुलिन इज ग्लोबल प्रोटीन, ओके, और गम इज पॉलीमर मोर ऑफ देन मोनोसैकेराइड्स, मतलब दोनों सही ही है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड, आपको क्या पूछा है याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एमिनो एसिड, कौन कौन से आएंगे। एक तो आर्गेनिन आएगा, लाइसिन आएगा और हिस्टिडाइन आएगा, ठीक है। एक लाइसिन लिखना है तो लिख दो, आर्गेनाइन और हिस्टिडाइन, ये सब बेसिक एमिनो एसिड होते हैं, तो इनमें से एक ही है हमारे पास लाइसिन। क्लियर। के ये सब आपके मतलब मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट है। क्लियर। चलो, तो